और अब बात करते हैं देश की आधी आबादी की, जिसे संसद और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण के लिए सरकार बिल लेकर आई है। हालांकि सवाल तो यह होना चाहिए कि आधी आबादी को पूरा हक क्यों नहीं, यह हक उसे पूरा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि 1/3 आरक्षण की बात हो रही है, तो चलिए ऐसे समझ लें कि यह बात जो कि इतने दशकों से हो रही थी, लगातार बात ये चली ही आ रही थी, उसमें कुछ तो कार्रवाई हुई। इसको लेकर के भी राजनीति हो रही है कि आप अभी ला रहे हैं, 2027 की डेडलाइन रखी है, 2029 के चुनाव में होगा। वैसे तो ये महिला आरक्षण 2020 में तत्कालीन 2010 में माफ कीजिएगा, तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार में राज्यसभा में पास हो गया था। लेकिन उसके बाद वोट बैंक पॉलिटिक्स ऐसी हावी हुई कि इसे लोकसभा में रखने की बारी ही नहीं आई, यानी कि यूपीए इसको लोकसभा में पास नहीं करवा पाई उस समय की सरकार। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की नई संसद में सबसे पहला काम यही किया, महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में रख दिया। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 128वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में इसे पेश किया। इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। मैं दोबारा दोहरा दूं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम यह नाम दिया गया है इस बिल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों में इस बिल को सर्वसम्मति से पास कराने की अपील की। लेकिन जब नए सदन में आए हैं, नया होने का एक उमंग भी होता है, तो मुझे विश्वास है कि ये जो लंबे अरसे से चर्चा में रहा विषय है, अब इसको हमने कानून बना करके हमारे देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने का समय है। और इसलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान संशोधन के रूप में लाने का सरकार का विचार है। आगे बढ़ने से पहले इस बिल के मुख्य प्रावधान जान लेते हैं। इनके मुताबिक संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से भी 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये सीटें कुल 33% के दायरे में ही होंगी। इस बिल पर पूरी तरह अमल 2027 तक ही हो पाएगा, जो बात मैं पहले बता रहा था। आप ये मत समझिए कि बस अब कल से लागू, 2027 यानी कि 2024 के चुनाव के बाद, क्योंकि अमल से पहले जनगणना होगी और फिर सीटों का परिसीमन, यानी कि पहले सेंसस होना है 2021 वाला, जो अभी तक नहीं हुआ है कंप्लीट। उसके बाद सीटों का डिलिमिटेशन होना है, परिसीमन, मतलब सीटें फिर से जो लोकसभा की सीटें हैं वो दोबारा से सब सेट होंगी। उसके बाद ये होगा। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें 15 साल के रोटेशनल आधार पर होंगी। इसका मतलब है कि अगर कोई सीट आज किसी महिला के लिए आरक्षित है, तो 15 साल बाद कोई और सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। इस बिल को लेकर भी शिकायतें कम नहीं हैं। कई विपक्षी दलों का कहना है कि महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी के लिए भी कोटा होना चाहिए। अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 बैकवर्ड को देने का अगर नहीं होता, तो नेचुरली वहाँ के महिलाओं को नहीं मिलता। और अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ उन बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय होगा। जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, वो जो ज़्यादा पढ़ी लिखी और कास्ट की महिलाएं हैं, उनका सही तरीके से मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए उनके लिए कोटे के अंदर कोटा एक आरक्षण होना चाहिए कि महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया जाता है, तो उसमें से SC, ST व OBC वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वैसे ऐसा नहीं है कि यह बिल संसद में पहली बार पेश किया गया।
महिला आरक्षण बिल का मुद्दा बीते कई साल से देश की राजनीति को मथ रहा है। सन 96 की बात करते हैं, देवगौड़ा सरकार ने संसद में पहली बार यह बिल पेश किया। फिर 98 की बात करते हैं, वाजपेयी सरकार ने लोकसभा में पेश किया। 99 की बात कीजिए तो एनडीए सरकार ने फिर लोकसभा में इसको पेश किया। 2002 में फिर से बिल पेश हुआ, पास नहीं हो सका। 2003 में 2 बार पेश हुआ, बिल पास नहीं हुआ। 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने राज्यसभा में बिल पेश किया। फिर 2010 में जाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान राज्यसभा में पास करा लिया गया इसको। बीजेपी लेफ्ट जेडीयू ने बिल का समर्थन किया। जो अभी सरकार में है बीजेपी, उन्होंने उस समय भी समर्थन किया था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार इस बिल को लोकसभा में पेश ही नहीं कर पाई। यही वजह है कि कांग्रेस ने आज फिर याद दिलाया कि दरअसल यह बिल उसका ही है और उसने 2010 में राज्यसभा में पास करवाया था। महिला आरक्षण अपना है, आपने कई बार लिखा भी था। तमाम राजनीतिक दलों के रुख को देखते हुए महिला आरक्षण बिल संसद के विशेष सत्र में पास होना तय है। यह ऐतिहासिक बिल राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने वाला है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही कोशिश करेंगी कि इसका श्रेय अपने सिर पर लें। खैर, सियासत से अलग इस मुद्दे पर अभी यह देखना ज्यादा जरूरी है कि इस बिल के अमल में और इस अमल के बाद लोकसभा की तस्वीर कैसी होगी। अभी लोकसभा में कुल सीटें, जैसे कि आप जानते हैं, 543। इनमें जिन सीटों में आरक्षण नहीं है वो है 412 यानी कि 412। इनमें से 1/3 यानी कि 137 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी प्रस्तावित हैं जब यह बिल पास हो जाए। इनमें से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की सीटें हैं 84। इनमें से 1/3 यानी कि 28 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, यानी कि उस कैटेगरी में। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 47। इनमें से 1/3 यानी कि 16 सीटें एसटी कम्युनिटी की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इस तरह कुल महिलाओं के लिए लोकसभा में जो आरक्षण होगा वो 181 सीटों का होगा, जो अभी सिर्फ 82 यानी कि 82। अभी लोकसभा में महिला सांसद मात्र 15% हैं और राज्यसभा में 13% हैं। अब ये जो दोनों हाउसेज हैं, इनमें ऑब्वियसली इनकी संख्या अलग अलग है, तो अगर आप अनुपात और कैलकुलेशन निकालते हैं, बहुत ज्यादा मैथ्स में नहीं जाता हूं, मोटा मोटा समझ लीजिए कि औसत महिलाओं का प्रतिनिधित्व हमारे दोनों सदनों में मिलाकर के करीब 12.8%, 13 मान लीजिए 13%, मतलब उससे कम ही बैठता है। 2011 की जनगणना के हिसाब से देश में महिलाओं की कुल आबादी 48.5% है, लगभग 50%। 2021 जो है 2021 की जनगणना अभी हुई ही नहीं है, तो ताजा स्थिति अभी साफ नहीं है। तो आप जरा सोचिए, देश की आधी आबादी का देश के नेतृत्व में सिर्फ 13%, यानी कि आपकी आबादी 50% और आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो 13 ही %। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? ये अभी भी हम 33% पे ही क्यों अटके हुए? ये हक मारना नहीं है तो और क्या है? राज्य विधानसभाओं में तो ये स्थिति और भी खराब है। एक नजर जरा वहां डाल लें, जहां पर आप अगर एक औसत ले लें तो 10% है। 10% से कम कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पर महिलाओं की जो वो है रिप्रेजेंटेशन, उनका प्रतिनिधित्व, वो 10% से कम है। तो आप ये देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, नागालैंड, पुदुचेरी, ये हाल है अभी देश में। जिन राज्यों में 10 से 12% है, जो थोड़े से बेहतर है, थोड़े 2%, आधी आबादी 10 से 12% ही प्रतिनिधित्व कर रही है, उसमें बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। जिन राज्यों में 12% से थोड़ा सा ज्यादा है वो हैं छत्तीसगढ़ 12.4, पश्चिम बंगाल 13.7, झारखंड 12.3, त्रिपुरा 15%। ये तो स्थिति है। 50% आबादी 12 और
13% से ऊपर नहीं उठ पा रही है और कुछ जगह पर वो 10% से भी कम। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब पार्टियां टिकट ही नहीं देंगी तो फिर महिलाएं चुन के कैसे आएंगी? बस मोटी मोटी बात आप ये समझ लीजिए कि अभी महिलाओं को उनका हक मिला नहीं। प्रस्तावित 33% है, वो भी अभी नहीं मिलेगा, 2027 में आपको मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल अब आगे चल के यही होना चाहिए कि दिशा भले ही सही हो, लेकिन आधी आबादी को उसका पूरा हक मिलना चाहिए। 33% से हम कहीं आगे जा चुके हैं।